हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, देखिए हम सामान्य हिंदी की सीरीज़ चला रहे हैं और उत्तराखंड जीके की सीरीज़ चला रहे हैं। तो ये हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज सामान्य हिंदी में देखेंगे हम राजभाषा वाला टॉपिक। राजभाषा का टॉपिक ऐसा है, ये आपको संविधान में भी काम करेगा और सामान्य हिंदी में भी काम करेगा। यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो आज हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे राजभाषा के बारे में। राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में है, अनुसूची 8वीं और अनुच्छेद कितने हैं 343 से 351 तक। तो आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। गाइज़, अगर आपको देखिए वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और दूसरे नंबर पर आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो हमारा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितने अधिक स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, राजभाषा की बात करें, राजभाषा तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि अपनी राजभाषा क्या है। तो राजभाषा जो है देखिए हिंदी है। ठीक है, राजभाषा क्या है? हिंदी। सॉरी। तो देखिए राजभाषा का जो उल्लेख हुआ है, तो राजभाषा का जो उल्लेख हुआ है भाग 17 में हुआ है। बात करें राजभाषा का जो किस सूची में इसका उल्लेख हुआ, सूची की बात करें तो 8वीं सूची में राजभाषा का उल्लेख हुआ है। और राजभाषा का किस अनुच्छेद में उल्लेख हुआ है, तो 343 से 351 तक। ठीक है, 343 से 351 तक जो है राजभाषा का उल्लेख हुआ है। अब इसमें एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, अध्याय 1 में आती है संघ की भाषा। तो संघ की भाषा के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 343। तो इसके अंतर्गत आती है संघ की राजभाषा। तो देखिए, संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है ये कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 343 के तहत। गाइज, आप हाथों हाथ इसके नोट्स भी बनाते चलें। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 343। देखिए, इसमें मेन ही हम जो एग्ज़ाम में आते हैं वही अनुच्छेद देखेंगे, उसके अलावा नहीं। तो अनुच्छेद 344 में क्या उल्लेख है? राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। तो देखिए, राजभाषा आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए जो करेंगे वो करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, और राजभाषा आयोग का गठन जो होगा 10 वर्ष के लिए ये करेगी संसद की समिति। ये पॉइंट यहाँ से काफ़ी नोट करने का है कि राजभाषा आयोग का जो गठन होता है 5 वर्ष के लिए उसको राष्ट्रपति करता है, लेकिन राजभाषा आयोग का गठन 10 वर्ष के लिए जो करता है उसको संसद की समिति करती है। तो ये दोनों पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। अगला है अध्याय 2, इसमें है प्रादेशिक भाषाएँ। तो देखिए, प्रादेशिक भाषाएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? अनुच्छेद 345। तो अनुच्छेद 345 में क्या है? राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। राज्य की राजभाषा, जैसे आपने उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रथम है हिंदी और दूसरी क्या है यहाँ पे? संस्कृत। तो एक किसी की राज्य की एक भी हो सकती है, किसी की दो भी हो सकती हैं। तो राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अगला है अनुच्छेद 346। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा। क्वेश्चन आता है कि राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अब मान के चलिए कि किसी राज्य की राजभाषा है, मतलब आप मान के चलो कि आपने पत्र अपना हिंदी में ली, आपने पत्र हिंदी में लिखा किसी भी राज्य को। अब मान के चलो किसी भी राज्य की या जो राजभाषा है या कुछ भी है अपनी हिंदी के अलावा, या मान के चलो वहाँ पे तमिल हो गई। ठीक है, तो अब ऐसा थोड़ी है कि आपने हिंदी में पत्र भेजा तो अब तमिल वाले नहीं पढ़ पाएंगे, या तमिल वालों ने तमिल में भेजा आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ये हिंदी में पत्र गया, ठीक है, तो वहाँ पे जो ट्रांसलेटर होते हैं आपका जवाब जो है जो भी आपने पूछा है किसी राज्य से या संघ से, तो आपको उसी भाषा में, आपको जो राजभाषा होगी उसी भाषा में आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की जो राजभाषा होती है या एक राज्य की दूसरे राज्य के बीच जो पत्र आदि की भाषा होती है वो किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो वो आती है अनुच्छेद 346 के तहत, यानी 346 के तहत। बात करें अब अध्याय 3 की, तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट की भाषा। तो देखिए, अनुच्छेद 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और संसद व राज्य विधानमंडल में विधायकों, अधिनियम आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, तो वो किसके तहत आती है? सॉरी, वो किसके तहत आती है? अनुच्छेद 348 के तहत, लेकिन उपबंध होने तक अंग्रेजी जारी रहेगी। तो जो सॉरी,
जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, राज्य विधानमंडल के जो विधायक और अधिनियम होते हैं उनमें जो भाषा प्रयोग की जाती है, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, तो वो किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 348 के तहत। अगला है अनुच्छेद 349। तो देखिए, राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिश पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। अगर राजभाषा संबंधित कोई भी विधेयक आपको राज्यसभा में या लोकसभा में पेश करना है, ठीक है, लोकसभा में या राज्यसभा में पेश करना है, तो आप बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के पेश नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं से ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राजभाषा संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के पेश नहीं कर सकते। ये किस अनुच्छेद के में बताया गया है या किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 349 के तहत। अगला है अध्याय 4 यानी विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 की बात करें तो देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं किस अनुच्छेद के तहत दी जाती हैं? अनुच्छेद 350 के तहत। एक क्वेश्चन यहाँ से ये रिपीट होता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, तो वे किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 350 के तहत। ये दोनों क्वेश्चन जीके में काफ़ी रिपीट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी रिपीट होते हैं, तो ये पॉइंट आपने यहाँ से खासकर याद रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी, अगर आपने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रखा है, यूपी पीसीएस का, तो उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 350 के तहत। अगला है अनुच्छेद 351। तो देखिए, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी होता है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश जो है वो किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 350 के तहत। अब बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो देखिए, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। अब देखिए, स्टार्टिंग में कितनी थी? 14 थी। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उड़िया और उर्दू। तो पहले जो थी 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 राजभाषाएं थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, तो इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो कितनी हो गई? 15। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। कितनी हो गई? 18। कितनी हो गई? 18। उसके बाद हुआ, देखिए, इस आप यहाँ से ट्रिक से याद कर सकते हैं, यानी 21वां संविधान संशोधन 1967 याद रखना। उसके बाद आपने याद रखना 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। उसके बाद आपने ये 92 याद रखना, तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 3 में, ठीक है, 2003 में। तो इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो 18 4 22, कितनी टोटल कितनी हो गई? 22 भाषाएं। तो आपने ये तीनों संशोधन याद रखने, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन रिपीट होता है कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में। इस संशोधन में किस भाषा को जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को। अगर पूछता है 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में। इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 3, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। यानी इसमें 1, इसमें 3 और इसमें 4। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग या बाल गंगाधर खैर आयोग, ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है। तो देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था 7 जून 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 7 जून 1955 में। और प्रथम राजभाषा आयोग ने जो अपना प्रतिवेदन दिया था वो कब दिया था? 31 जुलाई 1956 को। तो दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं कि इसका गठन कब हुआ था और प्रतिवेदन कब हुआ था। प्रथम राजभाषा आयोग इस तरह से भी आता है क्वेश्चन, कभी कभी आता है बाल गंगाधर खैर आयोग। तो आप कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो थी बीजी खैर ने की थी, तो उन्हीं के नाम पर भी इस आयोग को जाना जाता है। अगला है संसदीय राजभाषा समिति या गोविंद वल्लभ पंत समिति। तो इसका गठन हुआ था 11 नवंबर 1957 को, और इस समिति ने अपना जो प्रतिवेदन दिया था वो 8 फरवरी
1959 को दिया था। इसकी जो अध्यक्षता की थी जीवी पंत ने की थी। किसने की थी? जीवी पंत ने। उसके अलावा देखिए ये पांच समिति हैं, या ये पांच, ठीक है, ये जैसे केंद्रीय हिंदी समिति हो गई, साहित्य अकादमी हो गई, इस तरह से ये पांचों जो हैं यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। केंद्रीय हिंदी समिति जो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। जीके में क्वेश्चन भी आता है कि केंद्रीय हिंदी समिति कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, याद रखना, केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, याद रखेंगे आप। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की, साहित्य अकादमी कहाँ पे है? तो ये भी नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। आपने देखा होगा कि साहित्य को बढ़ावा देने वाली ये शीर्षक संस्था है। उसके बाद आता है नेशनल बुक ट्रस्ट, ये भी कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। उसके बाद आता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ये भी कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। उसके बाद आता है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, ये भी कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। तो आपको याद रखना कि ये पांचों विभाग जो हैं, ठीक है, केंद्रीय हिंदी समिति, साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, तो ये पांचों देखिए नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना। और ये पांचों विभाग जो है शिक्षा मंत्रालय के पास हैं। क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अधीन आती है? ठीक है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। तो गाइज ये था सामान्य हिंदी में राजभाषा वाला टॉपिक, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता, कोई भी टॉपिक या आपको कन्फ्यूजन लगता है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रेगुलर सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जीके और अदर वीडियो डालते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।